नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के लिए विभिन्न एग्जामों के पर्पज़ से टेस्ट पेपर सॉल्व करवाते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है 70वीं बीपीएससी पीटी को मद्देनज़र रखते हुए एडिटोरिया के 14वें नंबर के जो है टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। 14वें नंबर का टेस्ट पेपर जो है बेसिकली इंडियन इकोनॉमी पे आधारित है। साथ ही इसमें जो है बजट और इकोनॉमी सर्वे को भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट क्रमांक नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे जो है पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका वितरण जो है व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादित वस्तुएं होती हैं, उनका जो है विभिन्न व्यक्तियों के बीच जो है वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं होता है। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है और वे किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि खरीदने के लिए उनकी जेब में कितने रुपए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वस्तुओं का उत्पादन व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुरूप होता है। दूसरा कथन है कि इस जो है व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है। तीसरा कथन है सरकार द्वारा वस्तुओं के उत्पादन में व्यक्तियों की क्रय क्षमता का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। क्योंकि देखा जाए तो समाजवादी समाज में जो है सरकार ही निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। और जो है यह माना जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में कि सरकार ये जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है और इसलिए लोगों की व्यक्तिगत इच्छाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और सरकार ही यह निर्णय करती है कि वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण किस प्रकार जो है किया जाए। और इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि समाजवाद में जो है वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होती है और उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्रय क्षमता के आधार पर नहीं होती है। और इसके विपरीत एक समाजवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को जो है निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं जो है उपलब्ध करवाता है और समाजवादी व्यवस्था में जो है निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही था। और क्योंकि जो है निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि जो है प्रत्येक वस्तु जो है राज्य की होती है। जैसे कि हम लोग उदाहरण के लिए समझे तो चीन और क्यूबा में जो है अधिकतर जो है आर्थिक गतिविधियां जो है सामाजिक सिद्धांत द्वारा जो है निर्देशित होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। तो इस संदर्भ में दूसरा कथन सही है कि दीर्घकालिक योजना है ये। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत में जो है एक जो है अभी 2014 से पहले जो है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलती थीं और उनकी अवधि जो है 5 वर्ष होती थी और इनको जो है पंचवर्षीय योजनाएं कहा गया। और हमारी योजना के वर्ष जो है 2017 तक जो है के जो प्रलेख थे उनमें जो है केवल 5 वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं किया गया, अपितु उनमें जो है जो आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य हैं उनका भी उल्लेख किया जाता है। और इस दीर्घकालिक योजना को ही जो है परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, पंचवर्षीय योजना शब्द किस देश से लिया गया है। तो यह जो है शब्द जो है सोवियत संघ से लिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां,
योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना सन 1950 में की गई, ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। इस प्रकार जो है पंचवर्षीय योजनाओं के युग का जो है सूत्रपात बना सन 1950 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्या है? पहला समृद्धि, दूसरा विकास, तीसरा आधुनिकीकरण, चौथा आत्मनिर्भरता और पांचवा समानता। तो पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है, लेकिन विकास एक जो है इसका उद्देश्य नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि समृद्धि का अर्थ है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। दूसरा कथन है कि आर्थिक समृद्धि का जो है प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है। तो यहाँ पे जो है पहला गलत है और दूसरा नहीं, माफ़ कीजिएगा, गलत नहीं है, दूसरा सही है, पहला भी सही है, पहला भी सही है। तो इसलिए असत्य कथन चुनना था, तो कोई सा भी यहाँ पे असत्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो समृद्धि है, इसका अर्थ होता है देश में जो है वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि, और इसका जो है आशय यह होता है कि उत्पादन जो है पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की जो है दक्षता में वृद्धि से होता है। और जो है आर्थिक समृद्धि का जो है प्रमाणिक सूचक जो है सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि है, और जीडीपी जो है एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी जो है प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो यह जो है 75% थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है कृषि क्षेत्र में जो है उत्पादकता बहुत ही जो है कम थी, क्योंकि पुरानी जो है जो प्रौद्योगिकी थी उसका प्रयोग किया जाता था, और जो है असंख्य किसानों के पास जो है आधारित संरचना का भी जो है नितांत अभाव था, यानी आधुनिक संरचना का काफ़ी अभाव था। इसलिए जो भारत की कृषि जो है मानसून पर काफ़ी हद तक निर्भर थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है कि 1950 से 1990 की अवधि में जो है जीडीपी में कृषि के अंशदान तथा कृषि पर निर्भर जनसंख्या जो है दोनों में बहुत कमी आई। दूसरा है ऑप्शन कारण आर, तो उद्योग क्षेत्रक तथा सेवा क्षेत्रक कृषि क्षेत्रक में काम करने वाले लोगों को खपा नहीं कर पाए। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कथन ए यहाँ पे गलत है, लेकिन कारण आर दे रखा है, ये यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखा जाए तो भारत में 1950 से 90 की अवधि में जो है जीडीपी में जो है कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई ही, ठीक है, पर कृषि पर जो है निर्भर जनसंख्या अनुपात में कमी नहीं देखी गई, क्योंकि जो है 1950 में लगभग 67.5% जो है लोग जो है कृषि पर निर्भर थी जनसंख्या, और 1990 तक जो है यह घटकर जो है 64.90% ही रह गई। इस क्षेत्र में जो है इतनी उत्पादन जो है वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा भी संभव थी। फिर इस क्षेत्र में जो है इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लगे रहने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि जो है उद्योग क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक जो है कृषि क्षेत्रक में काम करने वाले जो है लोगों को नहीं खपा पाए। और अनेक अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि 1950 से 90 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता इसका प्रमुख कारण थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, किस पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी? तो यह जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि इस समय जो है भारत सरकार का प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर बनाना और समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर उसको अग्रसर बनाना। इसलिए जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये प्रावधान किए गए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, उद्योगों में लाइसेंस पद्धति द्वारा राज्य के नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को जो है प्रोत्साहित करना। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, 1955 की करवे समिति का संबंध किससे है? तो करवे समिति का संबंध जो है लघु उद्योग से है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लघु उद्योग से है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जो है अंतर्मुखी व्यापार नीति। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने अपनी एक औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित करके जो है अपनाई, और प्रथम जो है 7 पंचवर्षीय योजनाओं में जो है व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति को जो है अग्रसर बनाया, और तकनीकी रूप से इस नीति को आयात जो है प्रतिस्थापन कहा गया। और इस नीति का प्रमुख उद्देश्य यह था कि आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना। इसको ऐसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि विदेश में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्मित करने के लिए उद्योगों को जो है प्रोत्साहित किया जाए। जैसे कि अभी हाल ही में जो है भारत सरकार ने टेस्ला कंपनी को कहा है कि वो अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग हब जो है भारत में आके ले आए और भारत में ही बनाए, और भारत से ही मतलब कि जो है दूसरे देशों को जो है निर्यात करे, और जो है अपने यहाँ भारत में भी उसको बेचे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सरकार द्वारा बड़े तथा भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के कारणों में क्या शामिल है? पहला, भारतीय उद्योगपतियों के पास निवेश के लिए अपेक्षित पूंजी में कमी। दूसरा है बड़े बाजार की कमी। तीसरा है समाजवाद। चौथा है कौशल की कमी। तो यहाँ पे जो है जो कारण है पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे सही है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कौशल की तो कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हम जो है स्वतंत्रता के बाद देखते हैं कि भारत के उद्योगपतियों के पास जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी। और जो है स्वतंत्रता के बाद हम ये भी देखते हैं कि इतना बड़ा बाजार भी भारत नहीं था जिसमें उद्योगपतियों को मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता। और इसका एक प्रमुख कारण ये हमें देखने को मिलता है कि जो है सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को जो है प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी जो है। और इसके अतिरिक्त जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाने का भी निर्णय लिया गया, और इसके माध्यम से सरकार जो है अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करने का जो है निर्णय ले पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी अनुपात में वृद्धि हुई। दूसरा कथन है कि भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में विविधता आई। तीसरा है लघु उद्योगों का संवर्धन हुआ। चौथा है जो है विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण के कारण जो है इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में देसी उद्योगों का विकास हुआ। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों स्टेटमेंट सही है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी स्थापना सन 1982 में हुई। दूसरा कथन है यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के लिए एक जो है शीर्ष संस्थान है। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है। यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सामाजिक बैंकिंग कब प्रारंभ हुई? तो 1969 में सामाजिक बैंकिंग प्रारंभ हुई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सामाजिक बैंकिंग एक प्रकार का जो है बैंकिंग प्रणाली है जिसमें जो है सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो है वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है। और सामाजिक बैंकिंग का उद्देश्य जो है वित्तीय समावेशन, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। और इसके तहत जो है हम लोग जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस देखते हैं कि जो है जो महाजन और छोटे व्यापारी और सीमांत किसान हुआ करते थे और भूमिहीन मजदूरों से बहुत ऊंची दर से जो है ब्याज वसूलने और जो है ऋण खाते में हेराफेरी का जो है कुचक्र चलाया जाता था। और जो है जिसके कारण जो है
छोटे सीमांत किसान जो है ऋण से मुक्त नहीं हो पाते थे, और भारत ने इस समस्या को देखते हुए 1969 में जो है सामाजिक बैंकिंग आरंभ किया और इस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास भी किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, जनधन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला। दूसरा कथन है इसने ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की आदत को बढ़ावा दिया। तीसरा कथन है कि बैंकों के पास तरलता में वृद्धि हुई। चौथा कथन है सरकारी सुविधाओं की पहुंच आसान हो पाई। तो यहाँ पे असत्य कथन को यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे देखा जाए जनधन योजना से संबंधित चारों ही कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ये जनधन योजना की शुरुआत हुई तो उस दौरान जो है कुछ सीमित लोगों के पास ही जो है बैंक अकाउंट होते थे, लेकिन उसके पश्चात जो है जीरो बैलेंस जो है अकाउंट खोलना शुरू किए गए। तो लगभग 40 करोड़ लोगों ने जो है अपने खाते जो है बैंक में खुलवाए, और लगभग बैंक में इन खातों के माध्यम से लगभग जो है 1,40,000 करोड़ रुपए जो है से अधिक का जो है फंड जो है बैंक के पास जो है इकट्ठा हो पाया, यानी बैंक में जमा हो पाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, गैर कृषि कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जिन क्षेत्रों में स्वस्थ समृद्धि की संभावना होती है उसे गतिशील उपघटक कहते हैं। दूसरा कथन है कि गतिशील उपघटक में कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग तथा पर्यटन सम्मिलित है। तो यहाँ पे सही कथन को देखना है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उसका जो है गतिशील उपघटकों में कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग तथा पर्यटन आदि शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पशुधन में सबसे अधिक भाग किसका है। तो पशुधन में सबसे बड़ा भाग जो है मुर्गी पालन का है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा मत्स्य पालन जो है पशुधन का हिस्सा नहीं माना जाता, और जो है पशुपालन जो है भारत के किसान समुदाय प्रायः मिश्रित कृषि पशुधन व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, जिसमें गाय भैंस, बकरियां और मुर्गी बत्तख आदि बहुतायत मात्रा में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण के कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं है। पहला है नवीकरणीय संसाधनों की पूर्ति करना। दूसरा है जो है तो ये सही है। दूसरा है जो है अनवीकरणीय संसाधनों की पूर्ति करना, ये भी सही है। तीसरा है अवशेषों को समाहित करना, ये भी सही है। चौथा है जीवन का पोषण करना, ये भी सही है। पांचवा सौंदर्य विषयक सेवाएं प्रदान करना, ये भी सही है। तो सारे ही सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, वैश्विक उष्णता के पर्यावरणीय प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों में शामिल है, पहला है पर्यावरणीय अपक्षय की जो है गुणवत्ता की स्वास्थ्य लागत। दूसरा है आपदा के कारण धन व्यय। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास। यहाँ पे देखा जाए पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जीडीपी की परिभाषा में कौन से घटक शामिल है। पहला है नियत समयावधि। दूसरा है देश के नागरिकों द्वारा जो है विदेशों में अर्जित आय। तीसरा है अंतिम वस्तु तथा सेवा का उत्पादन। चौथा है जो है विदेशियों द्वारा देश की सीमा क्षेत्र में किया गया उत्पादन। यहाँ पे पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है इसमें देश की सीमा के अंदर हुए उत्पाद तो शामिल हैं, चाहे वह किसी जो है विदेशी के द्वारा ही क्यों ना जो है अर्जित किया गया हो, लेकिन इसी आधार पर जो है विदेश में देश के नागरिक द्वारा अर्जित आय जीडीपी गणना में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था। तो टोटल जो है पहला, तीसरा, चौथा सही होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस जो है मूल ह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय होगा। तो यहाँ पे मूल ह्रास होना चाहिए, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर क्या होता है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस परोक्ष कर प्लस सब्सिडी होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26,
स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का पहला सरकारी अनुमान वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा किया गया। इस राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे जो है पीसी महालनोबिस। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है देखा जाए आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है 1948 से 49 में जो है वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का पहला सरकारी अनुमान लगाया गया और प्रोफेसर जो है पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और इस समिति ने जो है 1951 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें वित्तीय वर्ष 1948 से 49 के लिए जो है राष्ट्रीय आय जो है लगभग 8,650 करोड़ रुपए तथा प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये बताया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। वस्तु विनिमय प्रणाली के जो है स्थान पर मुद्रा को अपनाने के लाभ क्या है? पहला है मुद्रा को लंबे समय तक संचित किया जा सकता है। दूसरा है मुद्रा की संचय लागत कम है। तीसरा है मुद्रा किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष जो है प्राप्त हुआ? तो ये जो है 1935 में प्राप्त हुआ केंद्रीय बैंक और इसका नाम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखा गया नाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। वे मदे जिनका एक फर्म स्वामी होती है अथवा जिनका फर्म दूसरों पर हक रखती है। तो ये जो है अस्थियां होती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। नगद कोष अनुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा कथन है प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है। तीसरा कथन है यह राशि नगद के रूप में आरबीआई के पास रखा जाता है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है नगद कोष अनुपात जो है जमा राशि का वह प्रतिशत है जो किसी बैंक में आरक्षित नगद के रूप में रखना चाहिए, ना कि आरबीआई के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो लगभग 4.9% है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जबकि 2023-24 में यही घाटा जो है 5.6% था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बजट जो है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी जो है 3,26,36,912 करोड़ आकलित की गई है। दूसरा कथन है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। तो सही कथन को यहाँ पे चुनना है। तो जो है इतने करोड़ जो है जीडीपी का जो है बजट में जो है आकलन किया गया है और जो वित्त वर्ष 2023-24 से लगभग 10.5% अधिक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और सरकार ने जीडीपी जो है जीडीपी का जो है 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है 25-26 में। ये भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? तो जो है 27% जो है उधार और देयताएं हैं। आयकर पर जो है 19% है। माल और सेवा कर जो है 18% है। निगम कर जो है 17% है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितनी प्राथमिकताओं की परिकल्पना की गई है? तो इसमें जो है 9 प्राथमिकताओं को सम्मिलित किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये 9 प्राथमिकताएं हैं। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और जो है लचीलापन, विनिर्माण एवं सेवाएं, अवसंरचना, रोजगार एवं कौशल, शहरी विकास, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक, ऊर्जा संरक्षण, नई पीढ़ी के सुधार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। बजट 2024-25 में देश के पूर्वी क्षेत्र के
चहुमुखी विकास के लिए मिशन पूर्वोदय नामक योजना प्रारंभ की गई। इसमें निम्न में किन राज्यों को शामिल किया गया है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठे को शामिल किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है। बजट 2024-25 के अनुसार नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना के तहत कितनी आय तक शून्य कर लगता है? तो यहाँ पे देखा जाए जो है 0 से 3 लाख तक जो है शून्य कर लगता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बाकी जो है शून्य कर तो इसमें भी लगता है, क्योंकि जो है हालांकि इसमें जो है सरकार जो है 7 लाख तक के जो है उसमें जो है रिजीम में जो है रिबेट दे देती है, इसलिए ये 5% टैक्स बच जाता है। फिर 7 लाख से ऊपर जाने पे जो है 10% का जो है टैक्स लगता है। तो इस प्रकार यह टैक्स स्लैब है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। बजट 2024-25 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय किया गया है? तो ग्रामीण क्षेत्र पर किया गया है, कितना मद पर सर्वाधिक व्यय किया गया है? ग्रामीण विकास पे किया गया है, कितना जो है ग्रामीण विकास पर किया गया है 2,65,808 करोड़ रुपए का जो है खर्चा किया गया है, रखा गया है खर्च के लिए। लेकिन यहाँ पर रक्षा के लिए जो है राशि है, उसका रक्षा का जो ऑप्शन है यानी डिफेंस के लिए है, तो उसका ऑप्शन नहीं है। लेकिन शिक्षा के लिए 1,25,638 करोड़ रुपए है। स्वास्थ्य के लिए 89,287 करोड़ है। और कृषि एवं जो है संबंध कार्यकलाप के लिए है जो है 1,51,851 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार यहाँ पे डिफेंस का ऑप्शन नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा ग्रामीण विकास के लिए एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। बजट 2024-25 के अनुसार कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए लगभग कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो किसके लिए? कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 39। बजट के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए वित्त मंत्रालय के जो है राजस्व विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है, ये यहाँ पे जो है असत्य है, ये यहाँ पे असत्य है। क्योंकि जो है वित्त मंत्रालय का जो है आर्थिक कार्य विभाग है वो बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी नोडल निकाय है। और बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 के तहत किया गया है। और जो है अंतरिम बजट एक जो है अल्पकालिक वित्तीय उपाय है, और अंतरिम बजट के लिए कोई जो है संवैधानिक प्रावधान नहीं किया गया है, और संविधान में बजट शब्द का उल्लेख भी नहीं हमें मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में भारत के चालू खाता घाटा में कमी आई है। दूसरा कथन है 2022-23 की तुलना में 23-24 में खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। तो सही कथन का यहाँ पे चयन करना है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये देखिए यहाँ पे 22-23 में भारत का चालू खाता घाटा जो है 67 बिलियन US$ था, जो GDP का 2% था, और जो 2023-24 में घटकर 23.2 बिलियन US$ हो गया, यानी GDP का 0.7% हो गया। और इसके अलावा जो है 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% थी, और कोविड-19 महामारी के बाद यह सबसे निचला स्तर था। और खाद्य मुद्रास्फीति 2022-23 में जो है 6.6% से बढ़कर 23-24 में 7.5% हो गई। तो यहाँ पे जो है वृद्धि हुई, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही था। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है। 2023-24 में भारत में औद्योगिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 2023-24 की बात हो रही है, तो 9.5% की वृद्धि हुई औद्योगिक क्षेत्र में। और 23-24 में जो है औद्योगिक क्षेत्र का जो है GVA यानी स्थिर कीमतों पर जो है 2019-20 के कोविड पूर्व जो है स्तर से लगभग 25% की जो है वृद्धि देखी गई, जो है निचले स्तर पर चला गया था औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, 2019-20 में कोविड के दौरान। उसके मुकाबले देखा जाए तो 23-24 में लगभग 25% की वृद्धि हमें देखने को मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो 55% था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वित्त जैसी सेवाओं की मांग एक बड़ी और युवा आबादी के कारण है और 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 55% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, 31 मई 2024 तक भारत में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में कितना हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत का है? तो ये जो है 45% है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 2022-23 की तुलना में 2023-24 में कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि में गिरावट देखी गई। दूसरा कथन है कि कृषि सकल मूल्य वर्धित में पशुधन तथा मत्स्य पालन दोनों में वृद्धि देखी गई। तो यहाँ पे पूछा गया है 44 में कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना हिस्सा उपलब्ध है? तो 8% हिस्सा उपलब्ध है भारत में, ठीक है, और जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में इस प्रक्रिया से जो है मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखा जाए तो विदेशी विनिमय सुधार जो होता है, इसमें जो है विदेशी क्षेत्रक में पहला सुधार जो है विदेशी विनिमय बाजार में किया गया था और 1991 में जो है भुगतान संतुलन की समस्या के जो है तत्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया। इससे देश में जो है विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई और इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपए के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। तो इसके तहत देखा गया कि बाजार ही जो है विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, अवशोषी क्षमता का क्या अर्थ है? तो अवशोषी क्षमता का अर्थ है पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, वैश्विक उष्णता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है 1750 की पूर्व औद्योगिक स्तरों से अब तक जो है CO2 और CH4 के जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के वायुमंडलीय संकेंद्रण में जो है 31% क्रमशः 31% और 149% की वृद्धि हुई। दूसरा कथन है कि एक जो है 1997 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित है। तो उपयुक्त में से जो है कौन से कथन सही हैं? तो दोनों कथन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, कृषि विपणन प्रक्रिया में निम्न में से क्या सम्मिलित है? तो यहाँ पे भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन और पैकिंग और वितरण पांचों सम्मिलित है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसके अलावा वर्गीकरण, ठीक है, भी सम्मिलित है, इसमें संग्रह भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, ग्रामीण बैंक की जो है संस्थागत संरचना में निम्न में से कौन सम्मिलित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, RRB सहकारी और जो है व्यावसायिक बैंक, भूमि विकास बैंक। तो यहाँ पे जो है 50 में देखा जाए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, फल सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे दूसरा स्थान है, क्योंकि देखा जाए तो भारत आम, केला, नारियल, काजू जैसे फलों और अनेक मसालों के उत्पादन में आज विश्व का सबसे अग्रणी देश माना जाता है और कुल मिलाकर फल सब्जियों के उत्पादन में हमारा जो है देश जो है भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है, पहला स्थान चीन का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये नागपुर में है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कपास उत्पादन में जो है दीर्घकालिक अनुसंधान प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए जो है और राज्य विश्वविद्यालयों की सक्रिय भागीदारी के साथ जो है कपास पर अनुप्रयुक्त अनुसंधान का संचालन करने और सहायता प्रदान करने के लिए
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1976 में जो है एक जो है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया और अनुसंधान संस्थान के 2 परिसर बनाए गए, एक नागपुर महाराष्ट्र में, दूसरा सिरसा हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं जो पूरे दिन की अवधि में 3 घंटे का रोजगार भी नहीं पा सकता। दूसरा कथन है भारत की कृषि में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो पूछा गया है सही कथन के लिए, तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अर्थशास्त्री जो है उसे बेरोजगार कहते हैं जो आधे दिन की अवधि में 1 घंटे का भी रोजगार नहीं पा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत था। और भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के 3 स्रोत हैं, भारत की जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रोजगार और बेरोजगारी की अवस्था संबंधी रिपोर्ट, PLFS की वार्षिक रिपोर्ट तथा रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आंकड़े। ये 3 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन स्रोतों में से जो है बेरोजगारी के भिन्न भिन्न अनुमान लगाए गए और ये हमें बेरोजगारी के लक्षणों तथा देश में प्रचलित बेरोजगारी के प्रकारों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, जिसके तहत हमें पता चलता है कि भारत के कृषि क्षेत्र में फैली बेरोजगारी को 54 नंबर क्वेश्चन है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए यह योजना लाई गई है। दूसरा कथन है इसमें 1 करोड़ घरों को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है, तो पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने तथा 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक जो है मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 75,021 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, अमृत धरोहर योजना संबंधित है, तो ये जो है आर्द्र भूमियों से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, महिर मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये जो है विद्युत मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। और इसका प्रमुख उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी अनुसंधान, विकास एवं प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह सहकारिता मंत्रालय की योजना है। दूसरा कथन है इसके तहत किसानों को नैनो उर्वरक की खरीद के लिए 75% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो सही कथन को चुनना है, तो पहला सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। इसके तहत जो 50% की जो है ही वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, निजुत मोइना योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो है असम से संबंधित है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, निजुत मोइना योजना जो है असम से संबंधित है। इसका उद्देश्य जो है बाल विवाह पर अंकुश लगाना एवं लड़कियों को जो है मेट्रिकुलेशन स्तर से आगे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, राष्ट्रीय आय मापने की विधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जनवरी 2015 से 2018 तक आर्थिक समृद्धि तथा विकास को सकल मूल संवर्धन के आधार पर मापा जाता था। दूसरा कथन है 2018 में देश की आर्थिक गतिविधियों को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग का निर्णय RBI द्वारा लिया गया। तो यहाँ पे सही कथन का चयन करना है, तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रति व्यक्ति आय जो है क्या होती है, तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय आय होती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय, मतलब एक ही जगह पूछ रहा है क्या होगा, तो जो है राष्ट्रीय आय होगा और जो है नीचे कुल जनसंख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग की जाती है आयात विधि, निर्यात विधि, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो यहाँ पे तीसरा सही है,
चौथा सही है और पांचवा सही है। पहला दूसरा यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि जो है निष्प्रभावी हो सकती है यदि जनसंख्या का आकार निरंतर बढ़ता है। ऐसी स्थिति में ये सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि जो है तटस्थ या व्यर्थ हो जाती है। लोगों का जीवन स्तर समय के साथ तभी बढ़ेगा जब प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ने की प्रवृत्ति हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जाता है। तो आर्थिक समृद्धि में जो है पहला ऑप्शन राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन और पूंजी निर्माण की दर, और पांचवा है जीवन स्तर में सुधार। तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे देखा जाए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आर्थिक समृद्धि जो है परिमाणात्मक परिवर्तनों से संबंधित है। दूसरा कथन है आर्थिक विकास जो है परिमाणात्मक तथा जो है गुणात्मक दोनों परिवर्तनों से संबंधित है। तो असत्य कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सही है दोनों कथन, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, जब मंदी के पश्चात अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर, समय तथा जो है परिणाम में रिकवरी होती है तो उसे जो है किस शेप की जो है इकोनॉमिक रिकवरी कहा जाता है। तो उसे के शेप्ड की जो है रिकवरी कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, मुद्रा संकुचन क्या होता है। मुद्रा संकुचन तब होता है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, मुद्रास्फीति की अवस्था में निम्न में किन्हें लाभ होता है। लेनदार, देनदार, स्थायी वेतन वालों को, पेंशन प्राप्त करने वालों को। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन सही है, जो है केवल लेनदार वालों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया। तो यह 1956 में अपनाया गया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इस नीति द्वारा जो है सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करने पर विशेष बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसके तहत देखा जाए सी ऑप्शन सही है। व्यय जो होता है ब्याज भुगतान पर होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 70, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं के लिए पूछा गया है। तो निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ये सही नहीं है। क्योंकि जो है वैश्वीकरण द्वारा भारत में निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक नहीं है। हालांकि वैश्वीकरण ने भारत द्वारा किए जाने वाले आयात निर्यात को कुछ हद तक जो है संतुलित जरूर किया है, लेकिन भारत पूर्णतः निर्यातोन्मुखी नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से शामिल है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार, चौथा है आरक्षित किस्त स्थिति। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया। तो इस समिति का नाम है SVS राघवन समिति। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। और इस समिति ने जो है की अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर इसके स्थान पर जो है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करवाया। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। तो इस पंचवर्षीय योजना का नाम है 8वीं पंचवर्षीय योजना। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना
जो 1992 से 97 तक जो है चली, और इसी काल में जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 1993 में शुरू की गई उसको संचालित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो ये बजट था 1992-93 का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इस समय जो है वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उन्होंने ही इस बजट की घोषणा की, और इसके बाद जो है आरबीआई द्वारा इसको लागू किया गया, और भारत सरकार द्वारा मार्च 1992 में सी रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली को लागू किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। गरीबी रेखा को निर्धारित करने का सर्वेक्षण करता है, तो इसका नाम है NSSO। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और 2019 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को एकीकृत करके जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। मिलान करना है सूचियों का। सूची फर्स्ट में दे रखा है समितियां, सूची सेकंड में दे रखा है विषय। तो भंडारी समिति का मिलान किससे होगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से, तो इसका मिलान हो जाएगा चौथे से। और स्वामीनाथन समिति का मिलान होगा जनसंख्या नीति से, तो इसका मिलान होगा तीसरे से। रंगराजन समिति का मिलान होगा भुगतान संतुलन से, दूसरे से हो जाएगा। राजा चिलैया समिति का मिलान होगा कर सुधार से। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? तो यह जो है 2005-06 के बजट में शुरू किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके तहत जो है लैंगिक समानता के लिए कानूनी प्रावधानों के अलावा किसी देश के बजट में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ शिशु कल्याण के लिए जो है धन का आवंटन करने के उद्देश्य से इस बजट को शुरू किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है एकीकृत ग्रामीण विकास शुरू किया गया। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसका जो है कालखंड था 1980 से 85 तक। और यह जो है इस योजना के तहत, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत 2 अक्टूबर 1980 को एकीकृत ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो नगरीय जनसंख्या उस समय 31% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या जो है लगभग 68.8% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। पूरा यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया? तो यह जो है APJ अब्दुल कलाम द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पूरा का पूरा रूप होता है प्रोवाइडिंग अर्बन जो है एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज जो है सेक्टर, ये प्रमुख जो है समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? उसका आकार है 1 हेक्टेयर से कम, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखा जाए जो है कृषि गणना 2015-16 के अनुसार सीमांत कृषि भूमि जोत है 1 हेक्टेयर से कम, छोटी जोत है 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत है 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत है 4 से 10 हेक्टेयर, बड़ी जोत है 10 हेक्टेयर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, सक्षमता उपागम है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि आय की गणना? तो VKRV राव ने की। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इनका पूरा नाम था विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदाजा राव, और इन्होंने जो है वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। और जो है इससे पहले जो है भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी द्वारा
1867-68 में की गई थी। इनके आकलन के अनुसार भारत में 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपये हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? उसका आधार था हेरोड-डोमर मॉडल। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इस योजना की शुरुआत जो है 1951 से 56 के मध्य हुई और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि समाजवादी समाज की स्थापना की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन स्टाम्प शुल्क। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुभाग 3 के तहत इसका जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, बैंक दर का आशय क्या है? तो बैंक दर का आशय है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो है बैंक दर कहलाती है। इसके माध्यम से केंद्रीय बैंक जो है साख नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से जो है विदेशी के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन मसाला बॉन्ड। जो है मसाला बॉन्ड भारत के बाहर जारी किए गए बॉन्ड है जो विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपए में पैसा जुटाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इस शब्द यानी मसाला बॉन्ड का उपयोग भारतीय संस्कृति एवं व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए कब से समाप्त किया गया? 31 मार्च 1997 को जो है इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो इसकी परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की जो है अनुमति देना। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुई? तो यह संकट आया 1970 और 80 के दौरान। इस दौरान जो है देखा गया कि वर्ष 1973 में तेल निर्यातक देश जो थे ओपेक ने तेल की कीमतों में अचानक 4 गुने की वृद्धि कर दी। इस कदम से भारत में औद्योगिक एवं परिवहन विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ और तेल की बढ़ती कीमतों ने देश के सामने गंभीर संकट पैदा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 को हुई। इसका कार्यकाल 2007 से 2012 था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल करना था, जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी और जो है धारणीय विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है 1966 से 69 के मध्य। और योजना अवकाश का मुख्य कारण भारत पाक संघर्ष एवं सूखे की समस्या थी, जिसके कारण संसाधनों की कमी एवं मुद्रास्फीति में वृद्धि की समस्या उत्पन्न हो गई। अगला क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी किसके द्वारा? जनता सरकार के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और भारत में जो है अनवरत योजना का कार्यकाल जो है 1978 से 80 के मध्य था। यह योजना जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने 1980 में इस योजना को बंद कर छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो यहाँ पे राजकोषीय नीति का उपकरण ब्याज दर नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
क्योंकि जो है आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। इस विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है और इसके अंतर्गत जो है शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, श्रमिक संघ, वन आदि विषय आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा जो है अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? तो यह जो है निर्यात के समान मानी जाती है, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? तो जीडीआर का जो है नहीं एसडीआर को जो है कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। इसे किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत रखा जाता है और एसडीआर को आईएमएफ द्वारा वर्ष 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए आरक्षित संपत्ति के रूप में माना और आरंभ में एसडीआर को 0.888671 ग्राम सोने के बराबर निर्धारित किया गया था, जो उस समय के $1 के बराबर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण को जो है संदर्भित करता है। दूसरा कथन है कि मुद्रास्फीति और विकास की गतिशीलता को समझना जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। गिग इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि गिग इकोनॉमी में श्रमिकों को एक ही जो है परियोजना के लिए काम पर रखा जाता है। दूसरा कथन है भारत में 50% से अधिक नए रोजगार गिग इकोनॉमी कंपनियों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। फिलिप्स वक्र जो है संबंध दर्शाता है, तो यह दर्शाता है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये जो है न्यूजीलैंड के प्रमुख अर्थशास्त्री हुए A.W. फिलिप्स, इनके द्वारा ही फिलिप्स वक्र जो है ब्रिटेन के 1861 से 1957 तक के जो है अनुभविक आंकड़ों पर आधारित था ये वक्र, और इन्होंने जो ही इस वक्र को प्रतिपादित किया था। और फिलिप्स वक्र जो है बेरोजगारी दर और मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि दर तथा मुद्रास्फीति की दर से संबंधित खुद को स्थापित पाता है, और इसमें जो है स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच जो है व्युत्क्रमानुपाती संबंध को पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल है, तो इसमें जो है ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि, दूसरा है संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि, तीसरा है प्रत्यक्ष कर से प्राप्त धनराशि, चौथा है अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त धनराशि। यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा और चौथा यहाँ पे गलत है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। सकल राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस जो है A+ गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो एक ही जगह पूछा गया है, तो एक ही जगह राजस्व प्राप्तियाँ होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस द्वारा किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया? तो उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और उन्होंने अपनी पुस्तक 1776 में प्रकाशित की ये द वेल्थ ऑफ नेशंस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। सरकार जब व्यय में वृद्धि या करों में कटौती करती है तो समस्त मांग में जो है वृद्धि होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाजार में तरलता में वृद्धि होती है, इसलिए जो है इसमें भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। चालू खातों के घटकों में शामिल है। पहला है वस्तुओं का आयात, दूसरा है सेवा में व्यापार, तीसरा है वस्तुओं का निर्यात, चौथा है उपहार, पांचवा है प्रेषित धन। तो यहाँ पे सारी सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। पूंजी खाते के घटक में शामिल है। पहला है प्रत्यक्ष निवेश, दूसरा है पोर्टफोलियो जो है निवेश, तीसरा है विदेशी ऋण, चौथा है विदेशी सहायता। तो सभी शामिल है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 है, अदायगी संतुलन किसी एक देश के निवासियों तथा शेष विश्व के बीच किस निश्चित समयावधि के लिए वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण है। तो ये जो है 2 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, विदेशी विनिमय की मांग के कारण क्या है। पहला है विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मांग, दूसरा है विदेशों में उपहार भेजना, तीसरा है दूसरे देश की वित्तीय परिसंपत्तियां खरीदना। तो यहाँ पे तीनों ही सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, दीर्घकाल में जो है विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर के संबंध में पूर्वानुमान करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इस सिद्धांत का नाम है क्रय शक्ति समता। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है, जुड़वा घाटा किसे कहते हैं। तो राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा को जुड़वा घाटा कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साथ ही होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, इफ्को क्या है। तो इफ्को एक भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है और इसकी स्थापना 1967 में की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय किसानों को भरोसेमंद और गुणवत्ता वाले कृषि निवेश वस्तुएं और सेवाएं समय समय पर उपलब्ध करवाया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने की सूचक है। दूसरा है बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए देता होते हैं। तो यहाँ पे सही कथन के लिए पूछा गया है, तो दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेतक है कि जो है केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है। तो ये आर्थिक विकास के लिए उपयोग की जाती है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है। तो यहाँ पे जो है भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रकों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार दिए जाने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक के रूप में चिन्हित किया गया है। ये क्षेत्रक हैं कृषि एवं सहायक क्रियाएं क्षेत्रक को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अग्रिम व उधार, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष अग्रिम व उधार, समाज के कमजोर वर्गों को अग्रिम। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 117 है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है। तो इसका सही विकल्प है ए ऑप्शन, समग्र मांग की तीव्र वृद्धि, आपूर्ति से अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां जो है असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती हैं, जिसके फलस्वरूप मुद्रा जो है अधिमूल्यन होता है। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक किस ब्याज दर पर जो है व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है रेपो रेट कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 है, इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है। तो ये जो है शेयर बाजार से संबंधित है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग एक प्रकार का वित्तीय अपराध है जिसमें कंपनी के अंदरूनी लोग या जो है अधिकारी अपनी विशेष जानकारी का उपयोग करके कंपनी के शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने का लाभ उठाते हैं। यह एक अनुचित लाभ प्राप्त करने का तरीका है जो बाजार में निष्पक्षता को भंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है,
चौथी बिम्स्टिक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था। दूसरा कथन है, भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर जो है अरमाने ने किया था। तो सही कथन को चुनना है। पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है इसकी जो है इसका प्रतिनिधित्व जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया था। ठीक है। और बिम्स्टिक की स्थापना 1997 में की गई और इसमें सदस्य देश है बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। इसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो यह श्रीलंका में मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है, उर्सुला वॉन डेर लेयन को दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दूसरा कथन है जो है रॉबर्टा मेट्सोला को दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो सही कथन को चुनना है। तो दोनों कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है इनके जो है पद अलग अलग है। ठीक है। जैसे उर्सुला वॉन डेर लेयन को जो है यूरोपीय संसद द्वारा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है और 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। दोबारा चुना गया है 5 साल के कार्यकाल के लिए। और इनको जो है रॉबर्टा मेट्सोला को जो है दूसरी बार यूरोपीय संसद की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, इसलिए दोनों कथन गलत थे। अगला क्वेश्चन नंबर 124। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित जो है अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। दूसरा कथन है, यह मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटार में आयोजित किया गया। तो सही कथन को चुनना है। तो दूसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत है। पहला यहाँ पे गलत है क्योंकि जो है जुलाई 2024 में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो है सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी मंगोलिया के लिए रवाना हो गई। ठीक है। ठीक है। और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का 21वां संस्करण 27 जुलाई से 9 अगस्त के बीच मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटार में आयोजित किया गया। ठीक है। यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था, ना कि द्विपक्षीय था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत था। अगला क्वेश्चन नंबर 125 है, किस कंपनी ने जो है सर्च जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही नाम है ओपन एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बिहार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दूसरा कथन है, वैश्विक आईटी कंपनी HCL ने बिहार के पटना में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय डिलीवरी सेंटर शुरू किया है। तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे पहला कथन गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है। बन नहीं गया है, बल्कि दूसरा राज्य जो है बनने वाला है। प्रथम राज्य जो है मध्य प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रोफेसर रामवचन राय बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। दूसरा कथन है, बिहार राज्य के सरकारी स्कूल में छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए ई शिक्षा कोष ऐप लॉन्च किया गया है। तीसरा कथन है, गांधी मैदान पटना में वीर नारी सम्मान समारोह 2024 आयोजित किया गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कितने कथन सही है? तो सारे कथन यहाँ पे गलत है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सारे कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की उपस्थिति दर्ज करने के लिए ई शिक्षा कोष ऐप लॉन्च किया गया, इसलिए जो है ये स्टेटमेंट गलत था। और 24 जुलाई 2024 को जो है प्रोफेसर रामवचन राय निर्विरोध बिहार विधान परिषद के उप सभापति निर्वाचित किए गए हैं, ना कि सभापति। और वीर नारी सम्मान समारोह 2024 दानापुर पटना में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो इनका नाम लक्ष्मी झा है। ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 129 है,
निम्नलिखित का मिलान करना है। राज्यों का मिलान करना है राज्यपाल से। तो तेलंगाना के राज्यपाल कौन से हैं? जिष्णुदेव वर्मा। विष्णुदेव वर्मा है, ये जिष्णुदेव वर्मा है, ठीक है, जिष्णुदेव वर्मा है। और सिक्किम के हैं ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के हैं जो है संतोष कुमार गंगवार। और छत्तीसगढ़ के हैं रमन डेका। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत के वर्तमान विदेश सचिव जो है विनय मोहन क्वात्रा है। दूसरा कथन है पूर्व विदेश सचिव विक्रम मिस्री को जुलाई 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही कोई समय नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है भारत के पूर्व विदेश सचिव जो है विनय मोहन क्वात्रा को जुलाई 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ना कि जो है वर्तमान में जो है भारत का विदेश सचिव। और भारत की वर्तमान विदेश सचिव जो है विक्रम मिस्री हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत 2027 में एक दिवसीय पुरुष एशिया कप की मेजबानी करेगा। दूसरा कथन है बांग्लादेश 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पे सही कथन गलत के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि एशियाई क्रिकेट परिषद ने जो है 2025 और 27 में होने वाली द्विवार्षिक पुरुष एशिया कप की मेज़बान की घोषणा की है। 2025 में T20 एशिया कप की मेज़बानी भारत करेगा और 2027 में एक दिवसीय पुरुष एशिया कप की मेज़बानी बांग्लादेश करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया। दूसरा कथन है यह योजना जो है स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक का जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत है। पहला यहाँ पे गलत है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका प्रमुख उद्देश्य है रेलवे स्टेशनों पर भटकते या खोए हुए बच्चों को बचाना और उनका पुनर्वास करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 134 है। भारत का पहला एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। और इसकी घोषणा केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एंटी डंपिंग शुल्क लगाने में कौन सा देश विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है? इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 136। जुलाई 2024 में जो है आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुरू किया। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत को सूची में 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन है सिंगापुर को सूची में दूसरा स्थान मिला है। यहाँ पे सही कथन के लिए पूछा गया है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि सिंगापुर जो है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के साथ सूची में पहले स्थान पर है, दूसरे पर नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। दूसरा कथन है बजट का कुल जो है परिव्यय 48.21 लाख करोड़ रुपए है। तीसरा कथन है भारत नेपाल को अधिकतम विदेशी सहायता प्रदान करेगा। यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 138 में देखा जाए पहला दूसरा कथन सही है, यानी ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन तीसरा जो है भारत नेपाल को अधिकतम विदेशी सहायता देगा,
ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि विदेशी सहायता को अधिकतम राशि नेपाल को नहीं बल्कि भूटान को प्रदान करेगा भारत, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन है, नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी, लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है। तीसरा कथन है, नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहन प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने की बात हुआ। तो यहाँ पे पूछा गया है सही कथन के लिए, तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। केपी शर्मा ओली दूसरी बार नहीं बल्कि तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत था। अगला क्वेश्चन नंबर 140 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कृषि और संबंधित क्षेत्रों की संबंध क्षेत्रों की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो 4.18% थी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस सत्र की मेजबानी भारत ने पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में की। दूसरा कथन है कि सत्र के दौरान दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया। तीसरा कथन है कि अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली मोइदम को भारत की 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूची में जोड़ा गया। तो सही कथन के लिए पूछा जा रहा है 141 में, तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ तीसरा क्यों गलत है इसको देख लेते हैं। क्योंकि मोइदम को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में जोड़ा गया है, ना कि 42वें के रूप में, ना कि 44वें के रूप में, तो 43 के रूप में जोड़ा गया, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत था। अगला क्वेश्चन नंबर 142 है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सेबी ने प्रतिभूति बाजार निवेशकों की सहायता के लिए सेवा चैटबॉट नामक एक आभासी सहायक लॉन्च किया है। दूसरा कथन है, सेबी की स्थापना 1990 में हुई थी। तीसरा कथन है, सेबी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला सही है, दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत है। क्योंकि सेबी की स्थापना 1988 में हुई, ना कि 1990 में, इसलिए गलत है। इसका मुख्यालय बम्बई में स्थित है, ना कि नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 143 है, वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए ग्रीन जिंक ब्रांड का नाम क्या है? तो इसका नाम इकोजेन है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 है, खर्ची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये त्रिपुरा में मनाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 145 है, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला पारंपरिक त्यौहार हरेला पर्व किस देवता की पूजा से जुड़ा है और हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो ये भगवान शिव से जुड़ा है और सावन माह में मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, भारत सरकार ने हाल ही में बांग्लादेश में किस बंदरगाह की परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? तो इसका सही जवाब है मोंगला बंदरगाह का। ठीक है, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 है, कौन सा राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान करते हुए सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है, किस राज्य सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू की है? तो यहाँ का सही जवाब है बी ऑप्शन महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 149, शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू की गई अस्मिता परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करना। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 150 है, किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन भारत ने संभाली है, जिसकी घोषणा 25 जुलाई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में की गई। ये वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु लचीलेपन में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
इसी के साथ ही एनुटेरिया द्वारा संचालित 70वीं बीपीएससी के लिए 14th नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।